नमस्ते छात्रों, मैं हूं डी जादव। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का वाक्य भेद ये भाग देखेंगे। सबसे पहले वाक्य क्या है ये जानेंगे। तो वाक्य क्या है? व्याकरण की दृष्टि से अगर देखेंगे तो व्याकरण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। और वर्णों से क्या बना है? शब्द। और शब्दों के सार्थक समूहों से क्या बना है? वाक्य बना। देखो, सबसे पहले वर्ण, उसके बाद शब्द, उसके बाद वाक्य, और यही वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। तो अभी हमने देखा तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य है। तो अभी हम देखेंगे कि वाक्य की परिभाषा क्या है, ये किस प्रकार से दी गई है, ये अभी हम समझेंगे। शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी न किसी भाव को प्रकट करता है वो वाक्य कहलाता है। देखो, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी न किसी भाव को प्रकट करता है वो वाक्य कहलाता है। जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी क्या थे? अहिंसा के पुजारी थे। तो ये सार्थक क्यों है? क्योंकि एक कर्म से आया हुआ है, एक के बाद एक शब्द सही तरीके से आए हुए हैं, इसलिए ये सार्थक शब्द समूह। तो केवल शब्दों के समूह मात्र को वाक्य कहते हैं क्या? नहीं। तो केवल शब्दों का समूह मात्र वाक्य नहीं होता। जैसे कि अहिंसा गांधी के जी पुजारी थे। यहाँ पे क्या उदाहरण लिया हमने? अहिंसा गांधी के जी पुजारी थे। तो ये तो हमें वाक्य दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे कोई अर्थ प्रतीत होता है क्या? नहीं। उससे कोई भाव प्रकट होता है क्या? नहीं। इससे कोई अर्थ भी नहीं निकलता, उससे कोई भाव भी नहीं प्रकट होता। इसी कारण, इसी वजह से वो वाक्य कहा जाएगा क्या? नहीं, वो केवल वाक्य दिखाई देगा। तो वाक्य की विशेषताएं क्या है? कौन कौन सी विशेषता है? तो पहली विशेषता ये है वाक्य की कि वाक्य की रचना पद या शब्दों से होती है। वाक्य की रचना किससे होती है? पद या शब्दों से होती है। अभी शुरुआत में ही देखा है हमने कि वर्ण ये क्या है? छोटी इकाई है भाषा की, तो बड़ी इकाई क्या है? वाक्य है। तो वाक्य की रचना किससे होती है? पद या शब्दों से होती है। नंबर 2, वाक्य के शब्द सार्थक होने चाहिए। अभी हमने उदाहरण देखा है गांधी जी का। वाक्य के शब्द सार्थक होने चाहिए। वाक्य में शब्दों का निश्चित क्रम होता है। वाक्य में क्या होता है? शब्दों का निश्चित क्रम होता है। शब्दों का अगर निश्चित क्रम नहीं है वाक्यों में, तो उसे वाक्य कहा जाएगा क्या? नहीं, उससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। नंबर 4, वाक्य में सभी पद व्याकरणिक नियमों में बंद कर आते हैं। सभी पद किस में बंद कर आते हैं? व्याकरणिक नियमों में बंद कर आते हैं। नंबर 5, वाक्य भाषा या विचारों को व्यक्त करता है। देखो, कोई भी भाषा बोलने के लिए हमें वाक्य की ज़रूरत होती है। वाक्य नहीं होंगी तो वो भाषा बोल पाएंगे क्या? नहीं। इसलिए वाक्य भाषा या विचारों को क्या करता है? वो व्यक्त करता है। विशेषताएं तो अभी हमने देखी है, अब हम वाक्यांश देखेंगे। शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ तो निकलता है परंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता, उसे वाक्यांश कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ तो निकलता है परंतु पूर्ण अर्थ निकलता है क्या? नहीं, उसे क्या कहते हैं? हम वाक्यांश कहते हैं। जैसे पुजारी थे वहाँ बैठा बाजार से। पुजारी थे वहाँ बैठा बाजार से। अभी हमने जो उदाहरण देखे ये तो हमें वाक्य लगते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर ये वाक्य है क्या? नहीं है। इन सभी का अर्थ तो है परंतु पूर्ण अर्थ नहीं निकलता या पूरा अर्थ नहीं निकलता, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम वाक्यांश, यानी वाक्य के अंश। वाक्य का क्या है? ये अंश है, इसलिए इसको वाक्यांश कहा गया है। तो अभी हम वाक्य के अंग या घटक देखेंगे। वाक्य के अंग या घटक देखेंगे। तो पहला अंग है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। क्या है? पहला उद्देश्य और दूसरा क्या है? विधेय।
जिसके बारे में बात की जाए उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण, लाल किला दिल्ली में है। उदाहरण क्या देखा हमने? लाल किला दिल्ली में। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? किले के बारे में बात कर रहे हैं, लाल किले के बारे में। तो इसलिए क्या हो गया? वो उद्देश्य हो गया। अब दूसरी बात देखिए, विधेय के बारे में। जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। अब लाल किले के बारे में कौन सी बात कह रहे हैं? वो कहाँ है? दिल्ली में ये बात कर रहे हैं, इसलिए वो दिल्ली में है। क्या है? वो विधेय है। दूसरा उदाहरण देखेंगे अभी हम। सूरज चमकता है। सूरज इस वाक्य में करता है और उसके बारे में बात की जा रही है, इसलिए सूरज क्या है? उद्देश्य है। और चमकता है, ये क्या है? विधेय है। अभी हमने जो देखा था वो क्या है? विधेय है, यानी वो क्रिया का विस्तार हो रहा है, मतलब वो उसके बारे में कहा जा रहा है। प्रत्येक वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। तो यहाँ पे कर्ता क्या है? सूरज है। चमकना क्रिया है। तो कर्ता के विस्तार को उद्देश्य और क्रिया के विस्तार को क्या कहते हैं? हम विधेय कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य है। अभी किसके? सूरज के विषय में कहा गया था। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वो विधेय है। उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य कौन था? यहाँ पे सूरज था, उसके विषय में कहा गया वो चमकता है, वो क्या होगा? विधेय होगा। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। हाँ, तो अभी हम अगला भाग वाक्य के प्रकार देखेंगे। अब वाक्य के प्रकार कितने? दो। एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है। अभी इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर जो भेद देखने वाले हैं तो 8 है। तो उसमें से पहला है विधिवाचक या विधानार्थक, दूसरा है निषेधवाचक या निषेधात्मक, तीसरा है आज्ञार्थक या आदेशात्मक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है संदेहार्थक या संदेह सूचक, छठा है इच्छार्थक या इच्छावाचक, सातवां है संकेतवाचक वाक्य, तो आठवां है विस्मय आदि बोधक वाक्य। तो आठवां कौन सा है? विस्मय आदि बोधक वाक्य। तो ये वाक्य के 8 भेद है। केवल अर्थ के आधार पर ये वाक्य के 8 भेद है। रचना के आधार पर हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। तो इसे हम एक एक से अभी समझेंगे। ठीक है। तो वाक्य का पहला भेद देखते हैं। विधिवाचक या विधानार्थक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा किसी काम का करना, जिस वाक्य के द्वारा किसी काम का करना अर्थात किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? विधि या विधानार्थक वाक्य कहते हैं। देखो, इसमें क्या होता है? किसी काम का करना या किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है उसे ही क्या कहते हैं? हम विधानार्थक वाक्य कहने लगते हैं। उसका पहला उदाहरण है, लड़की खाना खाती है, वो खाना खाने का कार्य कर रही है। परिश्रमी लोग सफल होते हैं। परिश्रमी लोग क्या होते हैं? सफल होते हैं। नंबर 3, चीनी मीठी होती है। चीनी मीठी होती है। तो यानी तीनों की तीनों वाक्य सकारात्मकता इसमें दिखाई देने लगती है और इसलिए इसे विधिवाचक वाक्य कहने लगते हैं। इसके बाद है निषेधवाचक या निषेधात्मक वाक्य। जहाँ कार्य का निषेध हो अर्थात जिससे किसी कार्य के न होने का बोध हो उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। अब इसमें नकारात्मकता दिखाई देती है। जैसे पहला उदाहरण देखते हैं, सोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है। उसका कार्य कर रहा है क्या? वो नहीं। सोहन पुस्तक पढ़ रहा है क्या? नहीं। इसलिए वो क्या कहा गया है? सोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है। नंबर 2, लड़की ने खाना नहीं खाया। नंबर 3, राम विद्यालय नहीं जाता। नंबर 4, रात में बिजली नहीं रहती। अभी 1, 2, 3, 4 ये चारों के चार कैसे निषेधात्मक है। उसके बाद हम तीसरा देखेंगे, आज्ञार्थक या आदेशात्मक वाक्य। जिस वाक्य में किसी को आज्ञा, आदेश, उपदेश दिया गया हो अथवा निवेदन या प्रार्थना की गई हो वह आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे दरवाज़ा बंद करो, हम क्या कर रहे हैं? आदेश दे रहे। बाहर जाओ, आदेश दे रहे। चुप रहो या
इस पाठ को पढ़ो, ये आज्ञा कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, आज्ञार्थक या आदेशात्मक वाक्य कहा जाता है। इसके बाद नंबर 4, चौथा उदाहरण हम, चौथा वाक्य हम यहाँ पे देखेंगे। तो चौथा कौन सा है, प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 4 कौन सा है, प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्य में प्रश्न किया जाए, अर्थात जिसमें क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, किसका, किस लिए आदि प्रश्नवाचक शब्द आए, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। देखो उसमें सारे क्या होते हैं, प्रश्न ही होते हैं। जैसे हम प्रश्न पूछते समय वाक्य में ये सारे शब्द आते हैं कि नहीं, हाँ, उसी को हम क्या कहने लगते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहने लगते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, दूसरा मेरी पुस्तक कहाँ है, नंबर 3 स्वास्थ्य अब कैसा है, नंबर 4 तुम क्यों आए। तो ये चारों के चारों उदाहरण, चारों में क्या किया गया है, प्रश्न पूछा गया है। सभी में क्या किया गया है, प्रश्न पूछा गया है, और इसी वजह से ये सारे के सारे क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य हैं। समझ में आया आपको? हाँ, तो इसके बाद नंबर 5 अगला वाक्य हम देखने लगते हैं, संदेहार्थक। नंबर 5 क्या है, संदेहार्थक या संदेह सूचक वाक्य। अब इसके नाम में ही है संदेहार्थक या संदेह सूचक, मतलब जिस वाक्य में संदेह, शंका या संभावना की सूचना दी गई हो उसे संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद लड़की खाना खाएगी, अब शायद, अब कंफर्म है क्या हो, नहीं, हो सकता है खाएगी हो। दूसरा है संभव है आज धूप निकले, इसमें क्या है, संभव है आज धूप निकले, मतलब पूर्ण रूप से बता सकते हैं क्या, नहीं, संभव था मैं जीत जाऊँ, ये नंबर 3 है। और नंबर 4 मोहन पढ़ रहा होगा, यानी इसमें सभी में संदेह है, सभी वाक्य में संदेह सूचकता बताई गई है। अगला है इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य। इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी की इच्छा, मनोकामना, मंगल कामना या आशीर्वाद प्रकट हो वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। देखो, जिस वाक्य में किसी की इच्छा, मनोकामना, मंगल कामना या आशीर्वाद प्रकट हो वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे पहला वाक्य, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा कैसी हो, मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। और नंबर 3 काश मेरे भी पंख होते। ये सभी के सभी क्या है, इच्छार्थक या आशीर्वाद देने वाले अर्थ के वाक्य है। नंबर 7 संकेतवाचक वाक्य। नंबर 7वां कौन सा है, संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेत यानी क्लू देना, इशारा करना वगैरह। मेरा घर उधर है, किधर है, उधर है। नंबर 2 मदन का घर यहाँ है। नंबर 3 तुम वहाँ बैठो। नंबर 4 मेहनत करोगे तो सफल होगे। ये सारे के सारे क्या है, संकेतवाचक वाक्य है। उसके बाद अगला है विस्मयादि बोधक वाक्य। कौन सा, विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट हो वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। जिसमें विस्मयादि वाचक चिन्ह होता है, जिसमें क्या होता है, विस्मयादि वाचक चिन्ह होता है। वाह क्या बात है, थत ऐसा नहीं कहते। नंबर 3 वाह कितना सुंदर फूल है। तो यहाँ पे हमने ये तीनों के तीनों वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य देखे, जिसमें आनंद, खुशी, दुख, ये जब हमें हमारे भाव जब प्रकट होने लगते हैं तो इसका हम इस्तेमाल करने लगते हैं। तो यहाँ पे हमने जो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद थे वो 8 भेद यहाँ पे देख चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने वाक्य की व्याख्या, वाक्य की परिभाषा जो भी है, उसकी विशेषताएं, उसके अंग, ये सभी देखे हैं। और अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद है उन भेदों को हमने देखा और समझा है। धन्यवाद, थैंक यू।